दोस्तों इनसाइड पे मौजूद अगर मैं कुछ जानने लेना अब DGISI की शामत आ गई है, लेकिन ये मौजूदा DGISI नहीं है बल्कि ये रिटायर्ड DGISI हैं। और इनके बारे में ये बात सामने आई थी कि ये साहब जो हैं यानी अब तो रिटायर हो चुके हैं, ये किसी न किसी तरीके से 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब के साथ किसी न किसी लेवल पर एसोसिएट थे और इस एसोसिएशन की वजह से वो ट्रेस भी हो गए और ट्रेस होने की वजह से उनकी पकड़ हो गई। और आप यकीनी तौर पर मुझे 100% यकीन है, जैसे ही मैंने आपको ये वाली बात बताई होगी, यानी अभी जो पहले वाले 4 जुमले मैंने आपके सामने रखे हैं, आपने फौरी तौर पर सोच लिया होगा कि मैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की बात कर रहा हूँ। आप इस बात को पल्लू से बांध लें, गिरा में रख लें कि मैं इस वक्त साबिक DGISI, साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर भावलपुर यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की बात नहीं कर रहा। ये एक और DGISI हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल में उनके बारे में ये इतलात मिल रही थी कि वो इमरान खान साहब की काउंसलिंग, उनको मशवरे देने, उनकी रहनुमाई करने, उनकी गाइडेंस और इस तरह के दीगर मामलात के अंदर वो इमरान खान साहब के साथ मुलव्वस पाए गए हैं। और फिर वो जो पकड़ है उस साबिक DGISI की वो हो गई और फिर उनकी DGHQ के अंदर तलबी भी हो गई और उनको एक सख्त किस्म का पैगाम भी दे दिया गया। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब अगर ये वाले साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद नहीं है तो फिर ये कौन से साबिक जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनकी पकड़ हुई है और ऐसे कौन से अमूर फौजी क़यादत के सामने आए थे जिनकी बिना पर इनको सरजनिश करना, या अगर उर्फ आम में हम ये कह दें कि जनाब इनके सॉफ्टवेयर के अंदर बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ करना जो है वो रिक्वायर्ड था, तो फिर इसके लिए जो माहौल था वो कैसे तश्कील पाया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा मतलब ये कहते हैं ना, ये दुनिया आलमे मुमकिन था, यानी यहाँ पर कोई चीज़ नामुमकिन है ही नहीं, और अगर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है तो फिर इस बात का भी इम्कान पाया जाता है कि वो तमाम अहले यूथ से वाबस्ता अफराद जो कल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत उज़्मा के कसीदे पढ़ते थे, उनके शान के अंदर जनाब जो ज़मीन और आसमान के किलाबे मिलाते थे, आज ये कैसा हमने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा कि आज वही अहले यूथ से वाबस्ता अफराद सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर फाजिल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब और उनके लाइक माइंडेड जजेस के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चलाई हुई है वो भी अपनी मिसाल आप है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो तमाम बातें, जो वो तमाम अल्फाज, वो तमाम मुग़ल्लज़ात जो अहले यूथ PDM के लिए या वो तमाम जज साहिबान जो हम ख्याल नहीं हैं उनके बारे में इस्तेमाल करते थे, वही सब कुछ इस मर्तबा जनाब हम ख्यालों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और मसला क्या है? मसला ये है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मुकदमात की समाअत जारी थी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्त इल्तजा या इस्तदा, इसको मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस और ये जो 6 रुकनी बेंच है, इन्होंने हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये जो फ़ौजी अदालतों में होने वाला जो ट्रायल है, इस मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, अगरचे इससे पहले इस मुकदमे की जो फैसला है वो जनाब आज या कल आज देने का वो इरादा भी जाहिर किया गया था, लिहाजा ये वाली भैंस भी पानी में चलेगी। तो फिर उसके बाद आप मुझे खुद बताएं कि ये सब कुछ होना ही था या नहीं। लेकिन आज के मुकदमे में आज के जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आई है बात सामने, वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से सामने आई। और अगर आप एक इजाफी नोट देखें जो याह्या अफरीदी साहब से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी दिया था, तो उसमें और याह्या अफरीदी साहब की तरफ से जारी होने वाले जो नोट्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जज साहिबान की अक्सरियत भी इस बात पर मुत्तफिक नज़र आ रही है कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब जिस तरीके से अदालत उज़्मा की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, जिस तरीके से बेंच साजी कर रहे हैं, इस तरह के मामलात पर
खुद इदारे के अंदर मौजूद जज साहिबान, चाहे वो सीनियर हैं चाहे वो जूनियर हैं, उनके दरमियान भी एक अदम इत्मीनान और अदम एतमाद की फ़ज़ा पाई जाती है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल जब उन्होंने एक नोट तहरीर किया, उसके अंदर उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि जजेस का कंडक्ट इस बात का मुतकाज़ी होता है कि जैसे ही उनके ऊपर एतराज़ उठाया जाए या किसी भी तरीके से कोई फरीक इस बात का इजहार भी कर दे कि जनाब हमें फ़लाँ जज साहब से इंसाफ की तवक्को नहीं, तो फिर उस जज की ये इखलाकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो ख़ुद को उस मुकदमे से अलग कर ले, क्योंकि निज़ाम अदल की बुनियाद ही एतमाद पर है। और अगर साइल का जज के ऊपर एतमाद ही नहीं होगा तो फिर वो निज़ाम अदल के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक सवालिया निशान लग जाएगा, और उस सवालिया निशान से आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मंसूर अली शाह साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि मैंने कल मुकदमे की समाअत के आगाज़ पर ही इस बात का इजहार कर दिया था कि दरख्वास्त गुजार जनाब जवाद ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं, और अगर किसी फरीक को इसके ऊपर एतराज़ है तो मैं अभी जो है बेंच से अलग हो जाता हूँ। लेकिन उस मौके पर किसी ने इस पर इजहार नहीं किया और किसी ने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। बाद में वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने इस बात का जिक्र किया, लिहाजा शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हकूक़, इंसानियत की तकरीम, ये वो ऐसे मामलात हैं जिनकी बिना पर मैं ख़ुद को इस मुकदमे की समाअत से अलग करता हूँ। अगरचे ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगरचे मुझे आगाज़ से ही इस मुकदमे को टेकअप किए जाने और इसके लिए जो बेंच साजी है उसके ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे। मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी ये राय थी कि इस मुकदमे की समाअत को फुल कोर्ट, इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जो तमाम जज साहिबान हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया। लेकिन मैं तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस केस का हिस्सा बना। अब भी मेरा ये मानना है कि जनाब हमें इस सूरत हाल से आगे निकलने के लिए एक इज्तिमाई सोच को परवान चढ़ाना पड़ेगा। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये इस बेंच के वो चौथे जज हैं, यानी 9 रुकनी से ये बेंच बना 7 रुकनी, 7 से बना 6 रुकनी, और 6 में से 3 जज साहिबान के नोट्स आ चुके हैं। ये चौथे जज साहब हैं जिनकी तरफ से एक और नोट आया है, यानी याह्या अफरीदी साहब का। और याह्या अफरीदी साहब ने भी 23 जून को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में होने वाली समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के साथ एक इजाफी नोट लिखा, और उसमें भी उन्होंने इस बेंच के ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और उनका ये मानना था कि इसके लिए भी फुल कोर्ट बनना चाहिए था। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है और इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है। ऐसे चार्ज सियासी माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के खिलाफ एतराज़ किया जा सकता है। फिर याह्या अफरीदी साहब ये कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच में मौजूद जजों के तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सीनियर जज के एतराज़ पर इस वक्त मुनासिब नहीं कि राय दूँ, लेकिन सीनियर जज साहब के एतराज़ अदालत में हम आहंगी और अवामी एतमाद की बहाली के लिए मुनासिब इक़दामात का तकाज़ा करते हैं, और इस सिलसिले में पहला कदम ये होना चाहिए कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में अवाम भी, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हो, वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और ख़ुद आला अदालतों में मौजूद जज साहिबान भी इस वक्त वो सारा तरीक़ाकार जिसके तहत ये अदालती निज़ाम चल रहा है उसके ऊपर एतराज़ात चल रहे हैं। और वो जो मशहूर मक़ूला है कि फेर के अंदर बूटा गालां कढ़ रहा है, इस पर इस बात का इजहार और इतलाक होता है कि बूटा गालां क्यों कढ़दा है। पता चल जाता है कि जनाब ये है वो वजूहात जिनकी बिना पर बूटा गालां कढ़दा है। अगर बूटे नूं गालां कढ़न तो रोकना है तो फिर जनाब अपने हाउस नूं इन ऑर्डर करना है। अब अगर हाउस को इन ऑर्डर करने की बात है तो अदलिया के साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त हाउस इन ऑर्डर करना चाहती है। और अगर हम देखें
تو 9 मई کے واقعات کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہے دورہ جو ہے وہ سیالکوٹ گیریزن ہو، گجرانوالہ گیریزن ہو، پشاور گیریزن ہو، لاہور گیریزن ہو یا کوئٹہ گیریزن ہو، ان تمام جگہوں پر انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا، ایک ہی عزم کا اظہار کیا کہ 9 مئی کے واقعات کو کسی بھی صورت نہ فراموش کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جو ملزمان ہیں اور مجرمان ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی رعایت دی جائے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف از ناٹ کمنگ سلو، وہ بالکل بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک چٹان کی مانند اپنے موقف پر کھڑے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جن کا یہ ماننا تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس معاملے کی انٹینسٹی میں، اس معاملے کی شدت میں کچھ کمی آئے گی، تو ان کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ از ناٹ کمنگ سلو، نہ ہی ان کے موقف میں لچک آئی ہے اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث افراد کے حوالے سے ان کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی نرمی آئی ہے۔ جب وہ اس بات کے اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کو فارغ کر دیا، جب وہ اس بات کے اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں اس وقت جیل میں موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سارے کے سارے سسٹم میں موجود افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جب یہ ٹریک اینڈ ٹریس کا پروسیس کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایک ریٹائرڈ اعلیٰ افسر جو مختلف پوزیشنز پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں، وہاں پر موجود بھی رہ چکے ہیں، اور یہ وہ عرصہ تھا جب پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ نافذ العمل ہو رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب عمران خان صاحب کے جلسوں کے لیے پیسے، تیلے اور ہر طرح کی سپورٹ ایکسٹینڈ کی جا رہی تھی۔ یہ وہی مرحلہ تھا جب مختلف لوگوں کو توڑ کے مختلف پارٹی سے لایا جا رہا تھا اور عمران خان کی جماعت میں شامل کیا جا رہا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب پاکستان کے اندر مقبول ترین سیاسی جماعتوں کو سائیڈ پہ لگایا جا رہا تھا۔ جنرل فیض حمید بھی ان تمام لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمران خان کی محبت کے اندر یا اپنے چیف جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر پروجیکٹ عمران خان کا بہت حد تک ساتھ دیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ 9 مئی کے واقعات پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ان سے بھی سوال و جواب ہوئے تھے، ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش ہوئی تھی کہ کیا اس سارے پروسیس میں عمران خان کسی جگہ پر آپ کے ساتھ رابطے میں تو نہیں تھے۔ اور جنرل فیض حمید صاحب نے اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ بھی کیا، اس کے شواہد بھی دیے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ وہ اس سارے عرصے کے دوران عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ اور کم از کم 9 مئی کے واقعے پر جنرل فیض حمید نے اپنے لیے جو کلین چٹ ہے وہ حاصل کی۔ البتہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جنرل فیض حمید صاحب سے پہلے ہی، یعنی ان کے آئی ایس آئی میں بطور ڈی جی سی یا آئی ایس آئی میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی آنے سے پہلے ہی ریٹائر ہو کر گھر جا چکے تھے۔ اور یہ وہی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جن کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یار اینو تو روکو، اینو ساڈی پارٹی کے علاوہ اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہے عمران خان کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ کون سے ڈی جی آئی ایس آئی کام کر رہے تھے اور پروجیکٹ عمران خان میں جنرل شجاع پاشا صاحب کا کیا رول تھا۔ اور ان کے ساتھ نہ صرف بات چیت ہوئی بلکہ ان کو بلایا گیا جی ایچ کیو میں، بلا کر ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، بلا کر ان کے ساتھ سوال و جواب کیے گئے، ان کو بتایا گیا، ان کو ایویڈنس دیے گئے کہ جناب یہ چیزیں ہیں، فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پر فلاں موقع پر آپ کے پاس فون کال گئی، فلاں جگہ پر فلاں موقع پر آپ فلاں جگہ پر دیکھے گئے، وہاں پر فلاں بندہ موجود تھا۔ ان کو مکمل طور پر یہ باتیں بتائی گئیں اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں اور عمران خان نے ان سے بہت سارے سیاسی امور کے اوپر مشورے بھی لیے ہیں، گائیڈنس بھی لی ہے، رہنمائی بھی لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انٹرنلی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے سپورٹ میسر تھی اور وہ اس سپورٹ سے اپنے لیے بہت سارے معاملات کو کشید کرتے رہے ہیں اور اس سپورٹ کے ذریعے اپنے لیے
कुछ ना कुछ रास्ते बनाते रहे हैं। अब जब से ये तहकीकात का आगाज़ हुआ है तो इनफैक्ट उस सपोर्ट बेस के रास्ते में रुकावट खड़ी की गई है और उसके नतीजे में इमरान खान साहब इस वक्त कहते हैं ना बौंतरिया फिर रहा है, वो बौंतरे फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है। और वो तमाम लोग जो किसी न किसी लेवल पर इमरान खान साहब को कोई ना कोई सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके पीछे हट रहे हैं। और जो फौज है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही और जहाँ जहाँ पर भी उनको इस बात का शायबा नज़र आता है, इस बात का गुमान नज़र आता है कि इस कॉर्नर से भी इमरान खान को कोई सपोर्ट मिलती है, वो ना सिर्फ वहाँ पर पहुँच जाते हैं बल्कि उनकी बीखकनी भी करते हैं और जिस हद तक वो अपना मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं उसको लेकर आगे भी चलते हैं। और सेफली ये बात कही जा सकती है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट स्पेशली जनरल आसिम मुनीर इज़ नॉट कमिंग स्लो, वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और यही इमरान खान के लिए सबसे बड़ा डरने का मुकाम है। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।